गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अभिप्रेरणा नामक टॉपिक का अध्ययन किया था। आज हम जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं और आगे अभिप्रेरणा के जो कंपोनेंट है, घटक हैं, तत्व हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही इसका रिवीजन करते हुए ये भी देखेंगे कि यहाँ से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। कल मैंने बताया था कि अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के मोटम और कई सारे किताबों में मोवेयर शब्द भी देखने को मिलता है। ये दोनों ही सही हैं। दोनों ही शब्द लैटिन भाषा से बने हुए हैं और दोनों का अर्थ है टू मूव। टू मूव यानी कि गति करना। गति हम क्यों करते हैं, क्रियाएं क्यों करते हैं, व्यवहार क्यों करते हैं? कोई ना कोई आवश्यकता उसके पीछे कार्य कर रही होती है, कोई ना कोई प्रेरक काम कर रहा होता है जिसके कारण हम गति करते हैं, व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं। तो अभिप्रेरणा क्यों प्रश्न का उत्तर देता है कि हम क्यों कोई व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, क्रियाएं करते हैं। इस क्यों प्रश्न का उत्तर अभिप्रेरणा देता है। मैंने बताया था कल आपको कि अभिप्रेरणा एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है जो हमें किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, उस कार्य की निरंतरता को बनाए रखती है और हमें तब तक गतिशील रखती है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। कल मैंने कई सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे। आज मैं पुनः रिपीट करती हूँ कि मान लीजिए आपको प्यास लगी, पानी की कमी हुई आपके शरीर में, आपको डिहाइड्रेशन होने लगा या गला सूखने लगा, तो किस चीज़ की ज़रूरत हुई? पानी की कमी हुई आपके शरीर में, तो आपकी आवश्यकता किस चीज़ की हुई? पानी की आवश्यकता हुई। और फिर आप उठे, आप जाएंगे, पानी लेंगे ग्लास में और पानी पिएंगे, तभी आपकी आवश्यकता की संतुष्टि होगी। यानी कि गति प्रदान करता है अभिप्रेरणा हमारे अंदर जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। आपको जब तक पानी नहीं मिल जाता है, तब तक आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो अभिप्रेरणा एक प्रकार की आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करती है, कार्य को प्रारंभ करती है, कार्य को गति प्रदान करती है, दिशा प्रदान करती है, नियंत्रित करती है व्यक्ति के व्यवहार को और तब तक गतिशील रखती है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। यहाँ से हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे आपसे वैकल्पिक प्रश्न में पूछा जा सकता है कि मोटिवेशन किस भाषा से बना हुआ है, या ऑप्शन में दे दिया गया कि मोटम या अन्य और चीज़ें, कई शब्द, और उसमें से सिलेक्ट करिए कि अभिप्रेरणा जो है किस शब्द से बना हुआ है। कभी कभी ये भी पूछ लेंगे कि किस भाषा से बना हुआ है, या मोटम या मोवेयर लिख दिया, उसके साथ एक दो ऑप्शन और दे दिया, उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है। और यहाँ पे तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि इसका मोटम का अर्थ क्या है, मोटम का अर्थ क्या है, तो आपको ये बताना होगा। तो यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं कि अभिप्रेरणा किस शब्द से बना हुआ है। फिर ये दे सकते हैं कि इसमें कई 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं, मोटम या मोवेयर के साथ आपको सेलेक्ट करना होगा कि लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है, या मोटम या मोवेयर शब्द का क्या अर्थ है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है, जो मैंने कल बताया था कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है, हाईवे, नेशनल हाईवे, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। ये किसने कहा? तो स्किनर का कथन है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। तो ये परिभाषा गुड की है। ऐसी ये परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेगी। तो परिभाषाओं से, कोटेशन से भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोटेशन दिया हुआ है और ये कोटेशन किसका है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अब हम आते हैं विशेषताओं पे। विशेषताएं जल्दी से रिवाइज करते हुए फिर हम देखते हैं कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ से जैसे इसकी विशेषताएं या प्रकृति में पहला है कि आंतरिक प्रक्रिया है, मतलब ये आंतरिक ऊर्जा है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। अभिप्रेरणा आवश्यकता से प्रारंभ होती है। कोई ना कोई आवश्यकता ज़रूर होती है जिसके कारण हम कोई
कोई कार्य करते हैं, बिना किसी आवश्यकता के हम कोई कार्य नहीं करते हैं। तो अभिप्रेरणा का जो प्राथमिक कारक है वो है आवश्यकता। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिप्रेरणा का प्राथमिक कारक कौन सा है। तो अभिप्रेरणा का प्राथमिक कारक है आवश्यकता। या अभिप्रेरणा प्रारंभ कैसे होती है, तो अभिप्रेरणा आवश्यकता के कारण प्रारंभ होती है। अब प्रेरणा मनोवैज्ञानिक एवं भावात्मक पक्ष से संबंधित होती है। जो हम तनाव महसूस करते हैं किसी चीज़ की कमी के कारण, किसी चीज़ की कमी या अधिकता के कारण जो हम तनाव महसूस करते हैं वो मनोवैज्ञानिक होता है। इसलिए कहा गया है कि अभिप्रेरणा का मनोवैज्ञानिक या भावात्मक पक्ष से संबंधित होता है। अब प्रेरणा की प्रक्रिया क्रमिक होती है, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको प्यास लगेगी तो आप उठेंगे, जाएंगे किचन में या फ्रिज के पास, गिलास उठाएंगे, पानी डालेंगे। पानी क्रमिक रूप से चलता है, नहीं कि आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया और तुरंत उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं अभिप्रेरणा के कारण। अभिप्रेरणा लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है, यानी अभिप्रेरणा ही वो साधन है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसीलिए अभिप्रेरणा तब तक हमें क्रियाशील रखता है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर रूप से चलती रहती है। आज हम किसी चीज़ के लिए भूख लगी, फिर कुछ देर बाद हमें फिर भूख लगती है, प्यास लगती है, मकान बनवा लिया तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो अन्य चीज़ें चाहिए, मतलब किसी न किसी चीज़ की अभिप्रेरणा रहती है और ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। अभिप्रेरणा में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। कोई सलमान खान को देख करके अभिप्रेरित होता है तो कोई महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस से अभिप्रेरित होता है, कोई अच्छी कहानियाँ पढ़ के अभिप्रेरित होता है तो कोई अपने माता पिता को देख करके अभिप्रेरित होता है। तो अभिप्रेरणा में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। हर व्यक्ति किस चीज़ से अभिप्रेरित हुआ या उस पर निर्भर करता है, उसके विचारों पर निर्भर करता है, उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का दृष्टिकोण रखता है अन्य चीज़ों के प्रति और वो किस प्रकार से वो चीज़ें उसको अभिप्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा चयनात्मक होती है, यानी कि अब जब हम अभिप्रेरित होते हैं तो उस अवस्था में हम केवल सेलेक्टिव कार्य ही करते हैं। जैसे अब इंटर की परीक्षाएं आपकी होंगी तो उस समय आप शादी ब्याह अटेंड करने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका क्या है, लक्ष्य क्या है, फर्स्ट आना, टॉप करना, अच्छे नंबर से पास होना। तो उस समय आप वो क्रियाएं करेंगे जिससे आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो, ना कि आप अन्य कोई कोर्स करेंगे या आप शादी ब्याह अटेंड करने चले जाएंगे, उसमें मस्ती करेंगे। ये चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि सेलेक्टिव होती हैं, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब प्रेरणा उत्सुकता युक्त प्रक्रिया है। इसमें एक प्रकार की उत्सुकता बनी रहती है व्यक्ति में निरंतर, जिसके कारण व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अभिप्रेरणा में ध्यान केंद्रित रहता है। अभिप्रेरणा में सदैव ध्यान केंद्रित होकर के व्यक्ति कार्य करता है, ध्यान दे करके कार्य करता है। तो यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपको अभिप्रेरणा की विशेषताएं लिखी हुई हैं, प्रकृति लिखा हुआ है और उसमें से पूछा जा सकता है कोई एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं होगी और इसमें से कौन सी अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है, या 3 ऑप्शन जो है जो अप्रेरणा की विशेषता नहीं है, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा जो अप्रेरणा की विशेषता है, तो उसमें से आपको टिक करना होगा। या पूछ लिया जाएगा कि अप्रेरणा की कोई 4 विशेषता बताइए या अभिप्रेरणा की कोई 2 विशेषता बताइए। ये लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आपका दीर्घ उत्तरीय में अप्रेरणा का अर्थ, अप्रेरणा की विशेषताएं, अप्रेरणा की परिभाषा को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको आप ध्यान से अध्ययन करिएगा और ये आपके आगे के कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। अगर आप आगे बीएड एंट्रेंस देते हैं, नेट देते हैं, सीटेट देते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए आज ही जब ये आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी समय ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा के तत्व कौन कौन से हैं। अभिप्रेरणा के तत्व, इसको तत्व कह सकते हैं, कंपोनेंट कह सकते हैं, घटक कह सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा के मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं। आवश्यकता, अंतर्नोद जिसको हम प्रणोद भी कहते हैं, चालक भी कहते हैं, और इंग्लिश में एक शब्द है ड्राइव कहते हैं। तो अगर अंतर्नोद लिखा है, प्रणोद लिखा है, चालक लिखा है तो तीनों एक ही बात है। या इंग्लिश आप देख सकते हैं कि ड्राइव। पहला तत्व है आवश्यकता,
दूसरा है अंतर्नोद प्रणोद या चालक, तीसरा है प्रोत्साहन या उद्दीपन, और चौथा है प्रेरक। अब ये कैसे, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले है अप्रेरणा का पहला तत्व है, मैंने बताया आपको पहले भी कि अभिप्रेरणा का प्रारंभिक तत्व है नीड, आवश्यकता। आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हैं, जैविक या शारीरिक आवश्यकता, दूसरा मनोसामाजिक आवश्यकता। जैविक आवश्यकता जैसे भोजन, पानी, नींद, काम, मलमूत्र विसर्जन आदि, ये 5 मुख्य जैविक आवश्यकताएं हैं। इसमें से कब पूछा जा सकता है कि इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आवश्यकता कितने प्रकार की होती है। तो आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती हैं, जैविक आवश्यकता, मनोशारीरिक आवश्यकताएं। कभी नाम दिया होगा जैविक और मनोशारीरिक आवश्यकताओं को मिला करके पूछा जा सकता है कि इसमें से जैविक आवश्यकताएं कौन सी हैं या इसमें से मनोसामाजिक आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। तो अभिप्रेरणा का जो प्राथमिक तत्व है वो है आवश्यकता, जो 2 प्रकार की होती है, जैविक या शारीरिक आवश्यकता, दूसरा है मनोसामाजिक आवश्यकता। जैविक आवश्यकताओं में पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न कि इसमें से कौन सी जैविक आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता ऐसी है जिसके बिना काम चल सकता है। तो इसमें काम एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना जीवन चल सकता है। भोजन, पानी, नींद, मलमूत्र विसर्जन, ये इसके बिना काम नहीं चल सकता। आवश्यकता होती क्या है हम जान लेते हैं। सबसे पहले किसी चीज़ की कमी या अधिकता से आवश्यकता उत्पन्न होती है। हमें आवश्यकता किसी चीज़ की क्यों होती है? जो हमारे पास नहीं होता है, जो हमारे पास कम होता है, उसके कारण ही आवश्यकता उत्पन्न होती है। जैसे एनर्जी की कमी हमारे अंदर लगने लगी तो भोजन की आवश्यकता हुई, गला सूखने लगा तो पानी की आवश्यकता हुई, या हमने बहुत ज़्यादा खा लिया तो फ्रेश होने की आवश्यकता हुई, या हमारे पास बहुत सारा धन है तो उसको खर्च करने की आवश्यकता हुई, शॉपिंग करने की आवश्यकता हुई और सामान चीज़ें लाने की आवश्यकता हुई। तो आवश्यकता किसी चीज़ की कमी या अधिकता से उत्पन्न होती है। ये 2 प्रकार की होती हैं, जैविक आवश्यकता और मनोसामाजिक आवश्यकता। जैविक आवश्यकता मैंने आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त भोजन, पानी, नींद, काम, मलमूत्र विसर्जन, ये 5 मुख्य आवश्यकताएं हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जैविक आवश्यकताएं हैं। जैविक यानी कि जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, जैविक आवश्यकताएं हैं। और इसके अतिरिक्त जितनी भी आवश्यकताएं हैं हमारी, प्रेम, सुरक्षा, सम्मान, उपलब्धि, रोजगार प्राप्त करना आदि जितनी भी आवश्यकताएं हैं, ये सब मनोसामाजिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं। इन्हीं आवश्यकताओं के कारण हम प्रेरित होकर के कार्य करते हैं। अब ये काम कैसे, दूसरा तत्व है अंतर्नोद। अंतर्नोद किसे कहते हैं? वह आंतरिक कारक जो व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। वह आंतरिक कारक जो व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है उसे अंतर्नोद कहते हैं। जैसे आपके शरीर में एनर्जी की कमी आपको फील हुई या आपका गला सूखने लगा तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता हुई? भोजन की या पानी की? पानी की आवश्यकता हुई ना। तो भोजन की कमी के कारण हमें क्या लगा? भूख लगी। हमारे अंदर एनर्जी की कमी हुई तो भोजन की आवश्यकता हुई और इस भोजन की आवश्यकता को हमने किस रूप में महसूस किया? भूख के रूप में महसूस किया। किस रूप में महसूस किया? भूख के रूप में महसूस किया। या हमारे शरीर में पानी की कमी हुई, गला सूखने लगा तो हमें पानी की आवश्यकता हुई, तो इसको हमने किस रूप में महसूस किया? प्यास के रूप में महसूस किया। यानी कि किसी चीज़ की कमी से आवश्यकता उत्पन्न होती है और उस आवश्यकता को हम जिस रूप में अनुभव करते हैं वो अंतर्नोद कहलाता है। भोजन की आवश्यकता के हमने भूख के रूप में महसूस किया, पानी की आवश्यकता प्यास के रूप में। तो भोजन क्या है? भोजन है नीड और भूख क्या है? ड्राइव यानी कि चालक। ड्राइवर होता है, ड्राइवर से ही ये ड्राइव बना हुआ है जो हमें चलायमान कर देता है, गतिमान कर देता है, क्रियाशील कर देता है।
शरीर में एनर्जी की कमी हुई, भोजन की आवश्यकता हुई, भोजन की आवश्यकता के कारण हमें भूख लगी और इस भूख ने हमें चलायमान कर दिया, ड्राइव कर दिया, गतिमान कर दिया, क्रियाशील कर दिया। तो अंतर्नोद क्या है? अंतर्नोद वह कारक है जो हमें व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। आवश्यकता, किसी चीज़ की कमी आवश्यकता, और उस कमी को हम जिस रूप में महसूस करते हैं उसको हम अंतर्नोद कहते हैं। दूसरी तरह से हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। तीसरा है जो कारक है, इसका तीसरा तत्व है इंसेंटिव। इंसेंटिव जिसको हम हिंदी में प्रोत्साहन भी कहते हैं। ये क्या होता है? वो तत्व जो आवश्यकता और अंतर्नोद की संतुष्टि करता है, वह तत्व जो आवश्यकता की पूर्ति करता है और अंतर्नोद को समाप्त करता है, उसे प्रोत्साहन कहते हैं। प्रोत्साहन दो तरह का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में जैसे भोजन, पानी, रोजगार, प्रेम, सुरक्षा, आत्मसम्मान, जिसके मिलने से हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है और हमारे अंदर का जो तनाव है, जो ड्राइव है, वो संतुष्ट होता है। दूसरा है नकारात्मक इंसेंटिव, जिसमें दंड, आलोचना, निंदा, इससे व्यक्ति बचना चाहता है। अगर ये सब चीज़ें व्यक्ति से दूर रहती हैं, ये सब व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है। ये दो तरह के इंसेंटिव होते हैं। अब हम देखते हैं ये अभिप्रेरणा चक्र। चौथा है, आप यहाँ पर देखिएगा, प्रेरक। 4 फैक्टर मैंने बताए थे, 4 तत्व, आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्दीपन और प्रेरक। इन तीनों को मिला करके बनता है प्रेरक। आवश्यकता, किसी चीज़ की कमी या अधिकता, यह आवश्यकता कहलाती है। इस कमी या अधिकता से उत्पन्न तनाव जिस रूप में हम महसूस करते हैं वो अंतर्नोद कहलाता है। और जिस चीज़ से, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, जिस चीज़ से आवश्यकता की संतुष्टि होती है और तनाव की समाप्ति होती है, उसको हम प्रोत्साहन कहते हैं। और इन तीनों को मिला के, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, इन तीनों को मिला करके प्रेरक बनता है। अब हम देखते हैं कि ये अभिप्रेरणा चक्र चलता कैसे। सबसे पहले नीड होती है, प्रारंभिक कारक, क्योंकि अभिप्रेरणा का प्रारंभिक कारक है आवश्यकता। आवश्यकता क्यों होती है? किसी चीज़ की कमी या अधिकता के कारण। हम यहाँ पर भोजन का एग्जाम्पल लेते हैं कि शरीर में आपको एनर्जी की कमी लगी, तो आपको किसकी आवश्यकता हुई? भोजन की। भोजन की कमी के कारण जो है आपने क्या महसूस किया? भूख ने क्या किया? ड्राइव का काम किया, आपको गतिमान कर देता है, व्यक्ति को गतिमान कर देता है और व्यक्ति तब तक क्रियाशील रहता है। आपको भूख लगी, आप पढ़ रहे हैं, एनर्जी की कमी आपको लगी शरीर में, तो आपको लगा कि कुछ खा लिया जाए, कुछ खाने की ज़रूरत है, भोजन की आवश्यकता हुई, आपने उसको भूख के रूप में महसूस किया, आपके अंदर तनाव उत्पन्न हुआ कि अब कुछ खा लिया जाए, नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे। फिर आप उठे अपनी जगह से, आप किचन में जाते हैं या मम्मी की आवाज़ लगाते हैं या फ्रिज के पास जाते हैं या आप खाना ऑर्डर करने के लिए चलते हैं, और जैसे ही आपको भोजन मिल जाता है, चाहे वो मम्मी देती हैं या फ्रिज से आपने निकाल लिया या कुछ भी आपने ला के खाया, बिस्किट खा लिया, नमकीन खा लिया या खाना ऑर्डर कर दिया, और जैसे ही आपने खाना खा लिया, आपकी तनाव कम हो गया और आवश्यकता की पूर्ति हो गई, आपकी बॉडी को एनर्जी मिल गई, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। जैसे ही भोजन की प्राप्ति हुई, तो इसको जो भोजन की प्राप्ति हुई जिससे आवश्यकता की संतुष्टि हुई और तनाव कम हुआ, उसे ही हम इंसेंटिव कहते हैं। और भोजन हमने कर लिया, भोजन प्राप्त कर लिया, तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। हमारा लक्ष्य क्या था? क्यों हम चलायमान हो गए थे, गतिमान हो गए थे? हम अपनी कुर्सी से उठ करके क्यों गतिमान हो गए थे? भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में हम गतिमान हो गए थे। तो जैसे ही लक्ष्य की प्राप्ति हुई, भोजन हमें मिला, हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। लेकिन इसको साइकिल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये चलता रहता है निरंतर। अभी हमने सुबह भोजन कर लिया, फिर 4-5 घंटे बाद हमें अपने शरीर में एनर्जी की कमी लगती है और लगता है कि फिर कुछ खा लिया जाए, तो ये साइकिल चलता रहता है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि अब प्रेरणा चक्र
में क्या है, आपको चित्र बना के पूछा जा सकता है, या फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने तत्व होते हैं प्रेरणा चक्र में। भोजन की नीड है, ड्राइव ने हमें चलायमान कर दिया, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हुई, आवश्यकता की संतुष्टि हो गई, लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, और फिर संतुष्ट हो गए, कुछ देर बाद पुनः ये साइकिल चलता रहता है। तो आप लोग ये जो मैंने अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और इसका जो तत्व बताए हैं, इससे आप निश्चित उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करके मुझे सेंड करिए, ताकि मैं समझ सकूं, जान सकूं कि आपने कितना इस ऑनलाइन क्लास से कितना अध्ययन किया, कितना ज्ञान प्राप्त किया, आपने कुछ सीखा या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं। आपको क्या करना है, निश्चित प्रश्न उत्तर लिखने हैं कि किस तरह के, मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो आप जो है प्रश्न तैयार करिएगा, निश्चित उत्तरीय, अति लघु और लघु टाइप के प्रश्न तैयार करके मुझे आप सेंड करिएगा। ओके, थैंक यू।